स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, वैद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आज जो है इस जो पाठ का अंतिम भाग है और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा वैद्युत ऋणात्मकता। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। तो यहाँ लिख लेंगे किसी अणु के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कितना आसान है। किसी अणु के जो परमाणु होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनों को जो अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को क्या कहते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। वैद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं। तो वैद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं निम्न होते हैं। क्रमशः एक दो करके बताया जाएगा और उसको जो है आप सभी विद्यार्थी ध्यान से अगर समझेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि वैद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं कितने हैं, निम्न हैं। अब यहाँ पे एक जो है फार्मूला लिखा गया है, वैद्युत ऋणात्मकता व्युत्क्रमानुपाती 1/आकार। मतलब इसी से आप इसका जो है प्रभावित करने वाले कारक को बता सकते हैं। यदि परमाणविक आकार, ध्यान दीजिएगा, यदि परमाणविक आकार बढ़ता है, जब यह बढ़ेगा तो वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। ध्यान दीजिएगा, जब परमाणविक आकार बढ़ता है तो वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। और जब जो परमाणविक आकार का मान घटता है, जब ये घटेगा तो वैद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब बहुत आसान है, बस आकार बढ़ेगा तो वैद्युत ऋणात्मकता घटेगा और आकार घटेगा तो वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। तो यहाँ विशेष में जो है आप लिखना चाहे तो लिख देंगे कि जब परमाणविक आकार का मान बढ़ता है तो वैद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। मतलब आकार बढ़ेगा तो वैद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटता है। तो पहला जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा के बारे में समझेंगे। जब परमाणविक आकार का मान घटता है, देखिए परमाणविक आकार का मान क्या होता है, घटता है, तो वैद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब घटेगा तो बढ़ेगा। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। दो जो यहाँ पे विशेष में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ जो है एक सूत्र और बना है, वैद्युत ऋणात्मकता समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब जब प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है, प्रभावी नाभिक आवेश का मान क्या हो, बढ़ता है, तो वैद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है, बढ़ता है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, घटता है, तो वैद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ समानुपाती है। समानुपाती मतलब समान है। जब यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, यह घटेगा तो यह भी घटेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, जब प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है तो वैद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। देखिए, जब मान प्रभावी नाभिक आवेश का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वैद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा लिख लेंगे, जब प्रभावी नाभिक आवेश का मान घटता है तो वैद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है, घटता है। कितना आसान है। मतलब बढ़ेगा, यह प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो वैद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो वैद्युत ऋणात्मकता भी घटेगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑक्साइडों की प्रकृति। मतलब ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं, अब इनके बारे में समझेंगे।
तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, ऑक्साइडों की प्रकृति। अब यहाँ लिखेंगे ऑक्साइड जो होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो क्षारकी, ध्यान देंगे क्या नाम है, क्षारकी ऑक्साइड होता है। और दूसरा का नाम क्या होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड होता है। और तीसरा का नाम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। और चौथा का नाम जो है उदासीन ऑक्साइड या निष्क्रिय ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड बताया गया 4 प्रकार का बताया गया, तो क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड या निष्क्रिय ऑक्साइड। अब एक एक के बारे में समझेंगे क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है। तो यहाँ पहले हेडिंग नोट कर लीजिए, क्षारीय ऑक्साइड। तो क्षारीय ऑक्साइड की परिभाषा क्या है, तो लिखेंगे धातुओं के ऑक्साइड। जो धातुओं के ऑक्साइड प्रायः आयनिक और क्षारीय होते हैं। जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह प्रायः क्या होते हैं, आयनिक और क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो जैसे में कौन कौन होते हैं, तो Na2O है, BaO है, CaO है, यह क्या हैं, क्षारीय ऑक्साइड हैं। तो बहुत आसान क्षारीय ऑक्साइड का परिभाषा बताया गया है, तो इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए। एग्जाम्पल जो दिया गया है, जैसे जैसे जो दिया गया इसको क्या कीजिए, नोट करके याद कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है। अम्लीय ऑक्साइड की परिभाषा क्या है, तो यहाँ ऊपर देखिए धातुएं, और यह क्या हैं, अधातुएं, अधातुएं के ऑक्साइड। और यहाँ पे धातुओं के ऑक्साइड था, तो यहाँ लिखेंगे अधातुओं के ऑक्साइड सहसंयोजक और प्रायः अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं और प्रायः क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और यह क्या होते हैं, आयनिक होते हैं और क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और यह अम्लीय होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब आयनिक के जगह पे सहसंयोजक और क्षारीय के जगह पर अम्लीय बोलेंगे। तो होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे जो है आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, B2O3 है, CO2 है, SiO2 है, N2O3 है, N2O5 है, P2O3 है, P2O5 है, SO2 है और SO3 है, Cl2O7, I2O5 आदि है। मतलब इतना जो बना हुआ है ये सब क्या हैं, तो यह सब जो है अम्लीय ऑक्साइड हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड जो है समझ में आ गया होगा कि अम्लीय ऑक्साइड कौन कौन है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो उभयधर्मी का मतलब हो गया जिसमें अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो, दोनों का गुण उसके अंदर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय ऑक्साइड होते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है समझ में आ गया होगा कि जिसमें जो है अम्लीय भी होता है और क्या होता है, क्षारीय भी होता है, वो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे लिखेंगे BeO जो है, Al2O3 है, ZnO है, GeO है, SnO है, PbO है, As2O3 है, Sb2O3 है, Bi2O3 है। ये सब क्या हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। तो समझ में आ गया होगा कि उभयधर्मी मतलब इसके अंदर जो है अम्लीय ऑक्साइड का और क्षारीय ऑक्साइड दोनों का गुण पाया जाता है। अब हम लोग लास्ट जो है ऑक्साइड के बारे में जानकारी रखेंगे। उदासीन ऑक्साइड या निष्क्रिय ऑक्साइड क्या होता है, तो उदासीन ऑक्साइड के बारे में समझेंगे कि ऑक्साइड जल से या अम्ल से या क्षार के जलीय विलयन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब वे ऑक्साइड जो जल से या अम्ल से या क्षार के जलीय विलयन से अभिक्रिया नहीं करते हैं उसे उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। कितना आसान है, तो यहाँ पर जो है लिख लीजिएगा वे ऑक्साइड। वे ऑक्साइड किससे, जल से या अम्ल से या क्षार के जलीय विलयन से क्या नहीं करती हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं, उदासीन ऑक्साइड
कहलाते हैं। जैसे CO जो है N2O और NO जो हैं उदासीन ऑक्साइड हैं। तो CO, N2O और NO जो हैं क्या हैं, उदासीन ऑक्साइड। आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आज जो है यह चैप्टर जो है अभ्यास 3 जो है समाप्त हो गया। तो कल से हम लोग अभ्यास 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।